Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. Welcome to my channel विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, पिछली सीरीज़ में जैसे कि 4-5 टॉपिक थे हमारे पास, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रेटिंग स्केल, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक रिसर्च और थी कोरिलेशन रिसर्च, एक है ना। ये रिसर्च 4-5 ही हमारे पास टॉपिक थे। तो उनमें से डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का तो मैंने पिछली बार आपको करा दिया था। अब मैं आपको करा रही हूँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? क्योंकि रिसर्च जब हम लोग को हमारी 6th यूनिट है, यूजीसी नेट की 6th यूनिट रिसर्च है, तो रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूजीसी नेट में। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ लेते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान ऐसे शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोगात्मक है ना रिसर्च। कुछ चरों को मैनिपुलेट का मतलब परिचालित किया जाता है तथा दूसरे चरों पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे शोधों में मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित व परिचालित करने का क्या प्रभाव होता है। कि दो तरह की एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है परिचालित किया जाता है, दूसरे चरों पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। अब होता क्या है, प्रयोगात्मक अनुसंधान इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता है कि जब सभी संबंधित चरों अथवा परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण करके प्रयोगात्मक चर में परिवर्तन किया जाए तो क्या निष्कर्ष प्राप्त होंगे। प्रयोगात्मक चर में जिसको इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिसको हम एक्सपेरिमेंट करने के समय जिस चर का उपयोग करते हैं, परिवर्तन जिस चर में परिवर्तन करते हैं, घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त होंगे। तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ परफॉर्मिंग रिसर्च टू स्टडी केस इफेक्ट रिलेशनशिप। केस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो ही नहीं सकती है। बाई स्टडिंग टू टाइप ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। Independent variable are manipulated to see its effect on the dependent variable. This effect is measured, उसका मापन किया जाता है ना। Experimental research attempts to study cause and effect and studies what will be. It is a future oriented या future based experimental research। क्या है ये experimental research? Future based। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं कि चरों पर नियंत्रण संभव है। कंट्रोल ग्रुप होते हैं इसमें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप होते हैं। कंट्रोल इसका विशेष गुण है, विशेषता है इसकी। कंट्रोल करना, कंट्रोल ग्रुप, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो मानव परिस्थितियों में सभी संबंधित चरों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अतः मानवीय समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मानव की जो समस्याएं हैं उन पर हम प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है भाई स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की? वो है पहला मैनिपुलेशन। मैंने बताया ना कि मैनिपुलेट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर है जैसे कि जैसे ट्रीटमेंट भी, मैनिपुलेशन को ट्रीटमेंट भी क्या कहा जा सकता है, कॉल्ड एज ए ट्रीटमेंट, ऐसा है ना। रैंडम, इसके अंदर रैंडमाइज असाइनमेंट भी होता है। रैंडमाइज सैम्पलिंग जब का जो कलेक्शन तरीका है सिलेक्शन का, वो है रैंडमाइज्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। फिर है कंट्रोल। कंट्रोल किस तरह का कंट्रोल? की बाह्य चर, मध्यस्थ चर, कारणात्मक चरों को एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट न करने देने पर इसका कंट्रोल किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल इसको कहते हैं कि बाह्य, मध्यस्थ, इंटरवेनिंग जो चर हैं उनका इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पर ना पड़े, इसको कंट्रोल कहा जाता है। अब आ गई बात टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की। कौन से टाइप हैं? इनके टाइप हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। दूसरा जो है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, और तीसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीसरी है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो पहले को देखते हैं। पहले के भी कई भाग हैं, इनके 3 भाग हैं इसके। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है?
ये होता है वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इज यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है, जो हम इंटरवेंशन भी कह सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। ट्रीटमेंट इज गिवन टू ए सिंगल ग्रुप, इट ओनली टेक्स सिंगल मेजरमेंट, है ना। वन शॉट में सिंगल मेजरमेंट क्या आता है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट एंड ओनली एनालाइज पोस्ट टेस्ट रिजल्ट ओनली। और जब एक्सपेरिमेंट का जो हम अध्ययन करते हैं वो पोस्ट टेस्ट का ही अध्ययन करते हैं, प्री टेस्ट का इसमें नहीं करते हैं। वन शॉट एक बार, जैसे कि किसी एक ग्रुप को कोई इंजेक्शन बनाया है हमने, उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं और एक ही ग्रुप को हम उसको इंजेक्शन देंगे एक ही बार में, ठीक है, उसको बोलते हैं वन शॉट केस स्टडी रिसर्च। फिर है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, दिस रिसर्च डिजाइन आल्सो वर्क्स ऑन जस्ट वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट इट टेक्स टू मेजरमेंट। पहले वाले में तो वन शॉट में तो वन मेजरमेंट था, इसमें टू मेजरमेंट है, ए प्री टेस्ट एंड ए पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब बिफोर ट्रीटमेंट और पोस्ट टेस्ट का मतलब है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ग्रुप, ये कोई इसके पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल ही ग्रुप होता है। फिर है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन क्या होता है, सी इट कंपेयर्स टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, वन ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू द ट्रीटमेंट एंड अदर इज नॉट एक्सपोज्ड टू द ट्रीटमेंट, ये होता है स्टैटिक। इट कंपेयर्स टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, कंपेयर इसमें क्या होता है, कंपेयर होता है ना। इसमें दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो एक को तो ट्रीटमेंट दिया जाता है और दूसरों को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल है ना डिजाइन क्या होता है, ये होता है ट्रू डिजाइन कैन एस्टेब्लिश ए ट्रू कोज इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप विद इन ए ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर कोज इफेक्ट रिलेशनशिप की इसमें ट्रीटमेंट दिया था, इसका पे क्या प्रभाव पड़ा, इस पे क्या प्रभाव पड़ा, जिसको नहीं दिया गया उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये कोज इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है विद इन ए ग्रुप। इन ए ट्रू एक्सपेरिमेंट थ्री फैक्टर्स नीड टू बी सेटिस्फाइड, तीन फैक्टर्स जरूर होने चाहिए ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च में। पहला है कि देयर इज ए कंट्रोल ग्रुप विच वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट इंटरवेंशन एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विच विल एक्सपीरियंस द ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, है ना। देयर इज ए कंट्रोल ग्रुप विच वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विच विल बी एक्सपीरियंस द ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, कि एक को दिया नहीं जाएगा दूसरे को दिया जाएगा ट्रीटमेंट, ठीक है। अब दूसरा होता है इसमें रैंडमाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड और मैनिपुलेशन, तीनों चीज इसमें मस्ट होती हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। द पोस्ट टेस्ट ओनली, अब क्या है इसके भाग भी हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। पहला है द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, इसमें क्या होता है कि ओनली द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप गोज थ्रू द ट्रीटमेंट, जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केवल वही ग्रुप उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाएगा, है ना, उसका ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। बोथ ग्रुप्स आर मेजर्ड ओनली ऑन पोस्ट टेस्ट टू ड्रॉ ए कंक्लूजन, दोनों ही जो टेस्ट होते हैं, दोनों जो ग्रुप्स हैं वो मेजर किए जाते हैं ओनली क्या, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट उनका नहीं होता है, ट्रीटमेंट देने के बाद ही इनका टेस्ट किया जाता है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, ये मतलब रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ये रैंडम सिलेक्शन होता है इसमें, ट्रू में रैंडम सिलेक्शन भी होता है। रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज गिवन द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप इज नॉट गिवन द ट्रीटमेंट, उसको दिया जाता है और कंट्रोल ग्रुप को नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, दूसरा भाग ये है इसका। इन दिस रिसर्च डिजाइन टू ग्रुप्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, रैंडम शब्द बहुत बार आ रहा है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे और वेरिएबल जो शब्द आ रहा है उसको भी हम डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। टू ग्रुप्स आर रैंडमली सेलेक्ट फ्रॉम द सैंपल, सैंपल से लिए रैंडमली लेते हैं हम इनको। बोथ द ग्रुप्स आर मेजर्ड, दोनों ग्रुप्स को हम मेजर्ड करते हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों ग्रुप को मेजर्ड करते हैं, कंट्रोल ग्रुप को भी और इसको क्या नाम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी। अब आ गया है नेक्स्ट इसका है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। अब सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन का डिज़ाइन जो है वो है, यहाँ आ जाते हैं हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सोलोमन 4 इसका है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वेयर पार्टिसिपेंट गेट रैंडमली असाइन टू आइदर ऑफ द 4 ग्रुप्स। पहला ग्रुप है एक ट्रीटमेंट ग्रुप विद बोथ प्री इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन, यानी कि प्री टेस्ट और
पोस्ट टेस्ट किस पर, जब ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं हम, प्री टेस्ट को पहला ट्रीटमेंट और दूसरा ट्रीटमेंट, यानी कि जिसको हम वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम प्री टेस्ट भी देना है, पोस्ट टेस्ट। पहला ग्रुप तो ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये हो गया कंट्रोल ग्रुप विद बोथ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट मेजरमेंट। इन दोनों को क्या दिया जाएगा, कंट्रोल ग्रुप को, ये ट्रीटमेंट ग्रुप तो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा जो है कंट्रोल ग्रुप उसको भी हम बोथ प्री टेस्ट एंड प्रो टेस्ट मेजरमेंट करेंगे, उसका भी हम, ठीक है, उसके जो है हमने वो दिया है टेस्ट उसको हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब आ जाती है ग्रुप 3 पर, एक ट्रीटमेंट ग्रुप, ये भी कंट्रोल ग्रुप है विद ओनली पोस्ट टेस्ट में, इसमें केवल हम पोस्ट टेस्ट करेंगे, प्री टेस्ट नहीं करेंगे। तीसरे ग्रुप में केवल हम पोस्ट टेस्ट करेंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद में पोस्ट टेस्ट करेंगे थर्ड में। फिर है फोर्थ ग्रुप, यह है एक कंट्रोल ग्रुप विद ओनली पोस्ट टेस्ट में, ये भी पोस्ट टेस्ट ही मेजरमेंट, इसमें पोस्ट टेस्ट ही, जबकि जब हम ग्रुप को ट्रीटमेंट दे देंगे, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे, आफ्टर दैट वी पोस्ट टेस्ट द ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गए 4। अब आती है क्वासी कौन सी है, क्वासी जो है क्या नाम, हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कौन सी है, इज कंडक्टेड आउटसाइड ए कंट्रोल लेबोरेटरी सेटिंग। क्वासी में आधी अधूरी का ये कंडक्टेड आउटसाइड ए कंट्रोल लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी सेटिंग में नहीं किया था, जैसे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेबोरेटरी में की जाती है अमूमन हमेशा, लेकिन ये क्या है कि हम जो है आउटसाइड कंट्रोल लेबोरेटरी की जो हम बाहर भी इसकी क्या कर सकते हैं, बाहर भी इसको क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर हैज लेस कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेंट, है ना, सिलेक्शन, बहुत कम कंट्रोल रहता है उस पर पार्टिसिपेंट पर सिलेक्शन में, क्योंकि फैले हुए रहते हैं ना, तो हमारा बहुत कम उन पर वो रहता है अधिकार, कंट्रोल रहता है, ठीक है। और लेस स्कोप ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रैंडमाइजेशन, और रैंडमाइजेशन का भी लेस स्कोप रहता है रैंडमाइजेशन का, ठीक है, कम रैंडमाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि अपनी मर्जी से भी हम इसमें उठा सकते हैं सैंपल, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज दैट इंक्रीज एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसकी जो एडवांटेज तो ये है कि ये इंक्रीज करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी को, लेकिन इसके साथ साथ ही however in increasing external validity the internal validity of the experiment decrease, जैसे ही एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़ती है वैसे ही क्यों ही इसकी जो है इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाती है, तो ये इसकी एक वो है खामी। नॉन इक्विवेलेंट रिसर्च डिजाइन, अब इसमें एक नॉन इक्विवेलेंट रिसर्च डिजाइन भी है, इसकी भी क्वासी का भी इनमें भी 3 भाग है। नॉन इक्विवेलेंट रिसर्च डिजाइन में क्या है, इसमें द रिसर्चर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप बट डज नॉट एम्प्लॉय रैंडमाइजेशन टेक्निक while forming the groups. The researcher conduct the experiment using control, है ना, एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, दोनों को प्रयोग कर रहा है, लेकिन डज नॉट एम्प्लॉय रैंडमाइजेशन टेक्निक while forming the, लेकिन जब वो ग्रुप बना रहा है तब रैंडमाइजेशन नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्जी से भी कर सकता है, रैंडमाइजेशन ना करके अपनी मर्जी से भी इनको ले सकता है। टाइम सीरीज रिसर्च डिजाइन, टाइम सीरीज कौन सा होता है, 3 भाग होंगे ना इसकी, नॉन इक्विवेलेंट रिसर्च डिजाइन, टाइम सीरीज रिसर्च डिजाइन, मल्टीपल टाइम सीरीज। सेकंड है मेजरमेंट, टाइम सीरीज में है मेजरमेंट ऑफ द सेम वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, एक ही सैंपल है, एक ही सेम ही वेरिएबल है, लेकिन उसको क्या करेंगे हम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे हम उसको मेजरमेंट करेंगे, जैसे इस साल कर लिया, अगले साल कर लिया, फिर अगले साल कर लिया। टाइम सीरीज डिजाइन आर ए सब कैटेगरी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, ये पढ़ाया था मैंने, लॉन्गिट्यूडिनल पहले पढ़ाया था ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, वही है, सब कैटेगरी है इसकी। फिर मल्टीपल टाइम, इसमें क्या है, द रिसर्चर टेक्स मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, डिफरेंट वेरिएबल, इसमें तो एक ही सेम वेरिएबल सेम टाइम, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। मल्टीपल सीरीज डिजाइन और आल्सो है सब कैटेगरी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए, इनके तीनों की टाइप हो गए, और उनकी जो टाइप है उनके भी भाग हो गए, 3 भाग थे उनके, ये हो गए। अब आती है बात इनकी कि फैक्टर विच थ्रेटन्स होती है ना वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स, भी देखते हैं वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स क्या होती हैं, और फिर हम इसमें देखेंगे डिफरेंस एमंग प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं इनमें। तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, इसमें पहले प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में देखते हैं मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल, प्री एक्सपेरिमेंटल में, है ना,
इसमें नॉन कंप्लीट मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पॉसिबल, और ट्रू में तो कंप्लीट मैनिपुलेशन ऑफ मैनिपुलेशन के बिना तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हो ही नहीं सकता है। फिर है लिमिटेड, इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में लिमिटेड कंट्रोल ओवर द एक्सटेनियस लिमिटेड कंट्रोल, और इसमें एब्सेंस, उसमें जो है सेकंड में क्वासी में एब्सेंस ऑफ आइदर रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल और एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप, इसमें एब्सेंस रहता है कंट्रोल ग्रुप का, कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि पहले वे रहते हैं ना सैंपल। प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप, इस कंट्रोल ग्रुप के बिना ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो सकती है। फिर इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल में नो रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप, इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता प्री में, और नो रैंडमाइजेशन होती है। इसमें लिमिटेड कंट्रोल ओवर द एक्सटेनियस वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग मॉडिटर एंड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, लिमिटेड कंट्रोल रहता है बाह्य पे, मध्यस्थ चर पे और कन्फाउंडिंग कारणात्मक चर पे, किसमें क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, परंतु ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडमाइजेशन को किया जाता है। ये तो इसकी तीन मुख्य, ट्रू एक्सपेरिमेंटल की तो तीन मुख्य जो है वो है डिजाइन के कंप्लीट मैनिपुलेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप, रैंडमाइजेशन, तीनों ही विशेषताएं हैं इसकी ट्रू एक्सपेरिमेंटल की। अब आ जाती है बात वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स। अभी जब उनका रिजल्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट का, उनको वैलिड कैसे माने जाते हैं, क्या उनकी वो है जिन पर हमको मान सकते हैं कि रिजल्ट जो है वैलिड है, हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वैलिड है या इनवैलिड है, तो कैसे हम मान सकते हैं। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की वैलिडिटी होती है। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, रेफर्स टू एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, कि किसी प्रकार मेजरमेंट की, सिलेक्शन और डाटा सिलेक्शन की मतलब किसी भी तरह की चरोकीन की किसी भी की नहीं होनी चाहिए। फिर है दूसरा पॉइंट है इसमें इंटरनल वैलिडिटी में, रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द एक्सपेरिमेंट इज फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर, इसमें नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की कुछ भी चीज़, कोई भी किसी भी तरह की एरर, मतलब सैम्पलिंग से संबंधित, डाटा से संबंधित और उनके नाम टूल से संबंधित किसी प्रकार की एरर नहीं होनी चाहिए। रेफर्स टू ट्रू कॉज इफेक्ट इन एन एक्सपेरिमेंट, कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप भी इसमें होना चाहिए, कारण प्रभाव, इसके ये कारण थे, इस कारणों की वजह से इस पर हमारे एक्सपेरिमेंट पर ये प्रभाव पड़ा। फिर है एक्सटर्नल वैलिडिटी, रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिसर्च रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड, कि हम एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है कि जो रिसर्च हमने की है वो जनरलाइज तरीके से है ना, सामान्य तौर पे वो उसको हम लागू कर सकते हैं, नहीं यस लिमिटेड है उसका स्कोप लागू करने का, या फिर हम सामान्य रूप से जनरल क्या जनरलाइज कर सकते हैं, सामान्यकरण कर सकते हैं, जनरलाइज का मतलब सामान्यकरण कर सकते हैं उस किसका एक्सपेरिमेंट का। फिर है फैक्टर विच थ्रेटन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, ऐसे फैक्टर कारक होते हैं जो बाधक बन जाते हैं या मतलब परेशानी खड़ी कर देते हैं, कहाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी में। क्या होती है हिस्ट्री, इट रेफर टू द स्पेसिफिक इवेंट्स विच अकर बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेजरमेंट। हिस्ट्री का मतलब कि ये हिस्ट्री से मतलब है कि पहले मेजरमेंट करते थे, जिस करते हैं ना प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, उसके बीच में जब भी कोई मतलब खामी आ जाएगी, बीच में गैप टाइम का गैप ज़्यादा हो गया या कुछ और अन्य वजहों से, क्या होता है कि इसकी हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर है मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का मतलब है इट रेफर्स टू द प्रोसेस हाउ सब्जेक्ट ग्रो, डेवलप एंड इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम। अर्थात इफ द प्रोजेक्ट लास्ट ए फ्यू ईयर्स मोस्ट पार्टिसिपेंट में इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस रिगार्डलेस ऑफ ट्रीटमेंट। मैच्योरेशन मतलब समय के साथ साथ, जैसे कि कोई मतलब मान लीजिए हमने दो ग्रुप बनाए और एक ग्रुप को तो हमने ट्रीटमेंट दे दिया, दूसरे ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन जिस ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप बना रखा है, वो हो सकता है बाई चांस वो भी अपनी अदर स्टडी शुरू कर दे, करने मान लीजिए कोई स्टडी की बात है और अपनी स्टडी शुरू कर दे, और वो जो एक्सपेरिमेंट जिस पर हम कर रहे हैं और जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर ले, तो मैच्योरेशन भी इसका एक कारण हो सकता है, ये कारक हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है कि इट रेफर टू द चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, ऑब्जर्वर्स एंड स्कोर्स विच में प्रोड्यूस चेंज इन आउटकम्स, कि जो इंस्ट्रूमेंट जो टूल्स होते हैं इनमें परिवर्तन या इनको सही तरह से लागू करना ना आना, ये भी एक कारण हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, मान लीजिए किसी के जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वर्ग में किसी के बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कोई लोएस्ट है और कोई सुप्रीम है, इसमें भी जो गड़बड़ हो जाती है, तो इसमें भी ये भी एक कारण हो सकता है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी, यदि एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है
जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस बीच में जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो कहीं चला जाता है, छोड़ के ही चला जाता है, या फिर वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाए, तो ये भी एक कारण हो जाते हैं किसके बोला, फैक्टर्स के विच थ्रेटन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी के। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मोटा मोटा आपको मोटा मोटा और बहुत ही बारीक तरीके से मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बता दिया है। और अब हमारे जो ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हमारे क्वेश्चन जो हम करते हैं हर बार, हमने उन क्वेश्चन को डेली करते हैं जब भी हमें वीडियो बनाते हैं, तो उनमें 30th क्वेश्चन जो है वो ये है PYQ, UGC नेट PYQ का 30th क्वेश्चन 2023 शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के जून एजुकेशन 2023 के 30th क्वेश्चन है। मैं 29 तक करा दिया था, 30th क्वेश्चन है, नहीं 30th तक करा देता, अब है 31 क्वेश्चन क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोसेस ओरिएंटेड, दूसरा दिया गया है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, आइडेंटिफाई द क्वालिटी इशू इन प्रोडक्ट, फिर तीसरा है सी नीड ओरिएंटेड, फिर डी है प्रोसेस ओरिएंटेड एंड प्रिवेंटिंग क्वालिटी इश्यूज। तो चारों में क्वालिटी एश्योरेंस मैंने आपको पहली वीडियो में करा भी दिया है। क्वालिटी की जब मैंने बहुत सारे कराए थे आपको टॉपिक, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक कराए थे, तो उनमें क्वालिटी एश्योरेंस का भी मैंने दे रखा है। अगर आपने उससे ध्यान से सुना है, उस वीडियो को देखा है, तो आप ये क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि ये इसका जो सही आंसर है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड एंड प्रिवेंटेड क्वालिटी इशू। प्रोसेस ओरिएंटेड क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस में क्वालिटी होनी चाहिए, हम जो प्रोसेस करते हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और प्रिवेंटिंग, जब हम उस प्रोसेस के दौरान ही क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे तो प्रोडक्ट हमारा अपने आप ही अच्छा तैयार होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाती है बात 31 इसकी, क्वेश्चन है 31 तो हो गया, 32 द मेजर रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डाइट, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख भूमिका है, किसमें है? अध्यापक विद्यालय और समुदाय के संयोजन को सुदृढ़ करता है, बी है राज्य पाठ्यचर्या प्रारूप बनाता है, सी है माध्यमिक विद्यालय के विशेष शिक्षा अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, या फिर अध्यापक प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में आवधिक शोध करता है, या फिर ई प्रासंगिक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाता है। तो इनमें से क्वेश्चन, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स आपको चुनने हैं, कौन से चुनने हैं? 3 चुनने हैं। तो अध्यापक विद्यालय और समुदाय के संयोजन को सुदृढ़ करना, डाइट का होता है ना काम कार्य। फिर है डी कंडक्टिंग पीरियोडिकल रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, अध्यापक प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में आवधिक शोध कराना, ओके। डेवलपिंग ए कॉन्टेक्चुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, प्रासंगिक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना, है ना, ट्रेनिंग कराते हैं ना डाइट, तो उनका क्या बनाना? मॉड्यूल, प्रासंगिक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना। फिर है हमारे पास आ जाता है 33 क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु नीड मोर अटेंशन इन एन इंक्लूसिव स्कूल्स, कौन से बच्चे हैं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता होती है? तो किसे होती है? गर्ल्स को होती है, माइनॉरिटीज़ को होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को होती है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को होती है, चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स होती है। तो 5 में से ऑप्शन आपको, अगर आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप बिना किसी मेहनत के इसका आंसर दे देंगे, चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स। चारों हैं ABCD, चारों इसके आंसर सही हैं, यानी कि डी सही है, चारों ऑप्शन सही है, डी इसका आंसर सही है। फिर इन द बुक ऑफ पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड इट डिस्टिंग्स और हैज़ बीन मेड बिटवीन, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड पुस्तक में भेद दिया गया है, किसका दिया गया है? किसके बारे में बताया गया है? बताया गया है ऑपरेसर्स एंड ऑप्रेस्ड के बारे में। 4 ऑप्शन है इसमें, पेडागोजी एंड टीचिंग, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ऑपरेशर्स एंड सप्रेशर्स, ऑपरेशर्स एंड ऑप्रेस्ड। पाओलो फ्रेरे की ये पुस्तक है। पाओलो फ्रेरे आपने पढ़ा होगा, मैंने उसने आपको करा भी रखा है एक वीडियो में, आप उसको देखिएगा, उसमें आपको पता है ऑपरेसर्स और ऑप्रेस्ड। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज़ एम्फसाइज्ड दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर्स नीड टू बी इन्हेंस्ड इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 ने बल दिया है
कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में अध्यापकों की भाषा दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए 2005 में। ठीक है, तो कैसे होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रित को मान्यता नहीं देता। भाई 5 में बल दिया गया है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में अध्यापकों की भाषा दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रितता को मान्यता नहीं देता है। वो केवल जब हम एक मतलब अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम करते हैं तो केवल दक्षता पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये है, या टीचर्स आर पुअर कम्युनिकेटर्स, या टीचर्स आर अध्यापक अपर्याप्त संचारक है, या ये वजह है। त्रिभाषा नीति बेहतर कार्य करती है, 3 भाषाओं को सीखना चाहिए सब टीचर्स को, या फिर इंग्लिश बीइंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन है, या फिर अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते, ये कारण है। तो स्टूडेंट्स, उनका जो ऑप्शन है वो सही है ए। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम डू नॉट रिकॉग्नाइज द सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज फॉर टीचर्स, यानी कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता है, सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। हु हैज मेड 36 क्वेश्चन है। हु हैज मेड द स्टेटमेंट नो नेशन इज ग्रेट और गुड बिकॉज पार्लियामेंट इनेक्ट्स दिस और दैट बट बिकॉज इट्स मैन आर ग्रेट एंड गुड। यह कथन किसका है? कौन सा कथन? कोई भी राष्ट्र इसलिए महान अथवा अच्छा नहीं होता क्योंकि संसद इसे अथवा उसे अधिनियमित करती है, बल्कि इसलिए कि उसे निवासी महान और अच्छे हैं, क्योंकि उसके जो है निवासी महान और अच्छे हैं। किसकी कथन था ये कथन 4 दे रखी है ऑप्शंस। महात्मा गांधी, जे कृष्णमूर्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंदा। तो ये जो है स्वामी विवेकानंदा, इसका स्वामी विवेकानंद जी का है ये कथन जो इसमें दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन? रिफ्लेक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, या सी डिस्कवरी अप्रोच, या सिस्टम अप्रोच? तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आप पढ़ते रहते हैं, बीएड से आप पढ़ी रहे हैं, तो सिस्टम अप्रोच इसका सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसे आप आसानी से हल कर लेंगे। 38 क्वेश्चन है। अरेंज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू लिस्ट रेस्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब है कि दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक संस्थानों को सर्वाधिक सीमित से न्यूनतम सीमित के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि सबसे हमारे पास सीमित कौन से संसाधन हैं और सबसे कम सीमित कौन से संसाधन हैं उन बच्चों के लिए जो कि डिसेबल हैं। ठीक है, पहला है हॉस्पिटल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ए स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, इंटीग्रेटेड स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल विद रिसोर्स रूम फैसिलिटी। तो इसमें जो है हमारे पास ABCDE, इनमें से जो है C सही है, ABCDE। इनका जो क्रम दे रखा है व्यवस्थित कीजिए कहा था ना, तो हमारा सही है। सबसे जो है सर्वाधिक सीमित कौन सा है? हॉस्पिटल्स बहुत कम है बच्चों के, इनके है ना। स्कूल्स हो जिनमें हॉस्पिटल की सुविधा भी हो, स्कूल भी हो, बहुत कम है। रेजिडेंशियल नहीं है, फिर इंटीग्रेटेड स्कूल आता है, फिर इंक्लूसिव स्कूल आता है, फिर इंक्लूसिव स्कूल विद रिसोर्स रूम फैसिलिटी। ये सबसे सीमित है, ये सबसे क्या है? न्यूनतम सीमित है, ये आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम सीमित का मतलब आसानी से उपलब्ध होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। टीचिंग एज ए प्रोफेशन हैज़ बीन नोटिफाइड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एक पेशे के रूप में अध्यापन को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित किया गया है। फिर दूसरा है, एक पेशे के रूप में अध्यापन को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित किया गया है। फिर टीचिंग हैज़ बीन नोटिफाइड एज ए प्रोफेशन इन द ईयर 2014। फिर है प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स आर नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल हैज़ नो रोल इन ग्रेडिंग टीचर एजुकेशन कॉलेज। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों की ग्रेडिंग में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की कोई भूमिका नहीं है। तो इनमें से क्वेश्चन जो आंसर जो सही है वो सही है A, C और D, यानी कि टीचिंग एज ए प्रोफेशन हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। फिर है C, टीचिंग हैज़ बीन नोटिफाइड एज ए प्रोफेशन इन द ईयर 2014। फिर है D, प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स आर नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये 3 इनके ऑप्शन सही है।
स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, और यूजीसी नेट की तैयारी बड़े मतलब पूरे मन से कीजिएगा, और ईश्वर करे आपके अच्छे नंबर आएँ, और क्या नाम है, क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।